अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तहकीकात ने क्या साबित किया है कि जो दिल के मरीज़ होते हैं, जब ये मौसम तब्दील होता है, जब ये गर्मियाँ आती हैं, तो क्या इनका कुछ असर पड़ता है दिल के मरीज़ों पे, और या फिर दिल के जो मरीज़ हैं वो इस मौसम से मुतासर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस बारे में तहकीकात जो हुई हैं उसकी रोशनी में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो दिल के मरीज़ हैं इसका मतलब क्या है, हम किन को कहते हैं कि ये दिल के मरीज़ हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मिसाल के तौर पे ये एक मेरे पेशेंट हैं, तो उनका अगर आप 2015 में एक टेस्ट हुआ था जिसका मैं अक्सर इस चैनल पे तो ख़ास तौर पे जिक्र करता हूँ कि दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राम। अब ये जो 2015 में इनका अल्ट्रासाउंड हुआ है दिल का, ये एकोकार्डियोग्राफी हुई है, जब हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं, इसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है और एक इसका कंक्लूजन होता है। यानी एक तो उन्होंने तफसील से बताया हुआ होता है। इसमें तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं एकोकार्डियोग्राफी में। एक तो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो ऊपर लिखे होते हैं, जो फिगर्स लिखे होते हैं, जो डिजिट्स लिखे होते हैं, वो तो आम शख्स नहीं पढ़ सकता, बहुत मुश्किल है कि उस चीज़ को समझना आम बंदे के लिए। तो दूसरे नंबर पर आता है एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, एक थोड़ी सी सादा अंग्रेज़ी ज़ुबान में बताया हुआ होता है कि दिल के क्या हालात हैं, उसकी दीवारों के क्या हालात हैं, उसके जो वेल्व्स हैं उनके क्या हालात हैं, इस बारे में। और आखिर में लिखा होता है कंक्लूजन्स, यानी जो नतीजा निकाला होता है इस पूरी स्टडी का, वो लिखा होता है। तो एक लेमैन के तौर पे, एक ऐसा शख्स जो मेडिकल से जिसका ताल्लुक़ नहीं है या थोड़ा बहुत ताल्लुक है, या घर में मरीज़ ज़्यादा हैं कोई ना कोई ऐसे कि जिसकी वजह से वो शख्स, मर्द, औरत, लड़का या लड़की, ये अल्फाज सुनता रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में आम तौर पे हम मरीज़ों को समझाते हैं कि जो दिल की दीवारें हैं उनके बारे में क्या जिक्र किया हुआ है। अगर हम 2015 का देखें तो जो दिल की दीवारों या दिल के जो फंक्शनिंग होती है उसके बारे में लिखा होता है कि ये नॉर्मल काम कर रहा है। सिस्टोलिक होता है कि जब हमारा दिल जो है वो सिकुड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है और खून को पूरे जिस्म में फेंकता है, इसको हम सिस्टोलिक फंक्शन कहते हैं। और डायस्टोलिक क्या होता है, जब दिल रिलैक्स होता है और पूरे जिस्म से खून वापस उसके अंदर इकट्ठा होता है। तो आमतौर पर हम लोगों को कहते हैं कि जब इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है तो आपने देखना है कि आपके दिल का सिस्टोलिक फंक्शन क्या है और डायस्टोलिक फंक्शन क्या है, यानी जब वो सिकुड़ा तो उसने कितना ज्यादा खून जो है पूरे जिस्म में फेंका, और जब वो रिलैक्स हुआ या डायस्टोलिक फेज में गया, रिलैक्सेशन फेज में गया, तो फिर कोई डिसफंक्शन तो नहीं हुआ, यानी ठीक काम कर रहा है कि नहीं। 2015 का अगर हम जायज़ा लें इस रिपोर्ट का, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन और फिर जब हम नीचे कंक्लूजन पे आते हैं तो इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में कोई बहुत ज़्यादा हमें ख़राबी नज़र नहीं आती। और एक जो बड़ी अहम चीज़ होती है वो एकोकार्डियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राम की जब रिपोर्ट आपके हाथ में है, आप एक लेमैन हैं, आप एक आम शख्स हैं, तो क्या एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना या उसको देखना, वो है EF। कहीं ना कहीं पे इस रिपोर्ट में जिक्र होता है EF का, जो कि है इजेक्शन फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो दिल है, जब कोई इंसान पैदा होता है उसकी दुनिया से जाने तक ये मुसलसल ये काम करता है, और इसका काम क्या है, पंप का है। जैसे ये अब हाथ है, क्योंकि ये दिल होता भी बुनियादी तौर पे एक मुट्ठी की तरह है, ये बंद होगा ये खुलेगा, ये बंद होगा ये खुलेगा। जब ये बंद होता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टली। तो सिस्टली क्या होती है, सिकुड़ने का अमल, कॉन्ट्रैक्शन का अमल। और डायस्टली क्या होती है, जब ये रिलैक्स होता है। जब ये रिलैक्स होता है तो पूरे जिस्म से वीनस सिस्टम के जरिए, यानी वेन्स के जरिए जो खून होता है, गंदा खून कह लें या डीऑक्सीजनेटेड के, जिसके अंदर ऑक्सीजन तो नहीं होती लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो हमारे दिल में वापस जो हमारी दिल की राइट साइड होती है वहाँ पे इकट्ठा होता है, और फिर वो फेफड़ों में जाता है, वहाँ से वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है जो हम बाहर जिस्म से निकाल देते हैं। फिर वो आता है लेफ्ट साइड की, जो लेफ्ट साइड होती है हमारे दिल की, उसके अंदर, और उसमें सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जो जब सिकुड़ता है तो पूरे जिस्म में वो खून को, ऑक्सीजनेटेड खून को, जो जिसकी ज़रूरत होती है पूरे जिस्म में, वहाँ पर फेंक देता है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ये सबसे बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ये सारा पूरी जिंदगी काम ही इसका होता है कि ये सिकुड़ता है तो पूरे जिस्म में खून जाता है। अब आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव की जो उंगली का नाखून है या वहाँ पे जो भी हिस्सा है, वहाँ तक खून को भेजने की जो जिम्मेदारी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा हुआ होता है काम कर करके। अब जब खून इसके अंदर इकट्ठा होगा और फिर उसमें से जितने को ये पूरे जिस्म में फेंकेगा, यानी इजेक्शन क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है इजेक्शन एक आम लफ्ज है कि किसी चीज का अपनी असल जगह से
कहीं और पे चले जाना। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खून इकट्ठा होता है तो उसमें से कितने को ये पूरे जिस्म में फेंक पाता है और कितना वापस वहां पे रह जाता है, तो उस फेंके जाने वाले जो खून के पोर्शन को हम कहते हैं फ्रैक्शन। किस चीज का फ्रैक्शन? इजेक्शन का फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन आम जुबान में खून के उस परसेंटेज को कहते हैं या उतने फीसद को कहते हैं जो हमारा दिल की कुव्वत उसको फेंक पाती है पूरे जिस्म में, ताकि हम अपने दिन भर के काम करें, हम चलें फिरें, हम जो पूरी एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करें। नॉर्मली क्या होता है कि 50 या 55% से ज़्यादा जो इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका दिल जो है सही पंप के तौर पे काम कर रहा है। अब हम 2015 के इनकी इस रिपोर्ट पे जो मेरे जो पेशेंट हैं उन पे नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, कंक्लूजन में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है सिस्टोलिक फंक्शन को अगर हम देखें, और इसी तरह से इजेक्शन फ्रैक्शन भी 50% है, यानी कोई ख़ास काम नहीं है, इतनी है कि बिल्कुल रूटीन का काम किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले इनकी एक कंप्लेंट थी कि इनको चलने फिरने में सांस चढ़ जाता है। तो इनके मुख्तलिफ टेस्ट करवाए मैंने, तो जो एकोकार्डियोग्राम है या एकोकार्डियोग्राफी है इसको हमने रिपीट करवाया, इसको हमने दोबारा करवाया, और जब दोबारा करवाया तो अब हम दोबारा इस चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें इनकी डिस्क्रिप्शन जो थी वहां पे हमें मिलती है ये चीज़ कि अब हाइपोकाइनेजिया हो गया है। काइनेटिक्स कहते हैं हरकत को, और हाइपो का मतलब होता है कि नॉर्मल से कम। तो हाइपोकाइनेजिया का मतलब है कि अब जो दिल की दीवारें हैं वो जितनी पहले काम कर रही थी नॉर्मली उससे कम काम कर रही हैं। एक होता है एकाइनेजिया, ए का मतलब हमेशा होता है एब्सेंट, के बिल्कुल ही हरकत नहीं कर रही। एक तो डिस्क्रिप्शन में हमें ये मिला। दूसरा, जाहिर है और भी चीज़ें इसमें कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वो एक लंबा एक किस्सा है, एक अलग चीज़ है, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही बनाऊंगा बल्कि। और उसके बाद ये है कि साथ अगर हम नीचे कंक्लूजन में आते हैं तो वहाँ पे भी हमें यही चीज़ मिलती है। और कुछ जो एकोकार्डियोग्राफीज होती हैं उसके अंदर हमें मिलता है सिग्निफिकेंट वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी, यानी एस सिग्निफिकेंट के लिए, डब्ल्यू फिर वॉल, एम मोशन और ए एबनॉर्मेलिटी। ये भी एक एब्रीविएशन या लफ्ज़ लिखा होता है। इसका मतलब है कि दिल की जो दीवारें हैं जो पंप के तौर पे काम करती थी उनको नुकसान हुआ है, सिग्निफिकेंट यानी अच्छा खासा। अब हम नज़र दौड़ाते हैं कि इनकी फिर इजेक्शन फ्रैक्शन का क्या हुआ, क्योंकि अगर मेरे कुछ पट्टे कमज़ोर हो गए तो मेरा वो काम भी कमज़ोर हो जाएगा जो मैं अदा करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ इन मसल्स को इस्तेमाल करके। तो जब उस पर नज़र दौड़ाते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन पे, तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी अब यहाँ पे नोट करें कि वो 30% है, यानी 50 से 20 गुना वो नीचे हुई है, कम हुई है, दिल की दीवारों को नुकसान हुआ है। तो जिसके बाद से जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 30% आ गई है। तो जब इनसे पूछा गया कि क्या इस दौरान आपको कभी चेस्ट पेन हुआ, वो ब्लड प्रेशर की तो मरीज़ हैं पेशेंट, लेकिन उनको शुगर नहीं है। आमतौर पे हम शुगर के मरीज़ों के बारे में ये बात करते हैं कि शुगर को जब 5 से 10 साल हो जाते हैं तो दर्द की कैफियत उनको महसूस नहीं होती, पाँव में कांटा लगेगा तो पता नहीं चलेगा, इसी तरह कहीं और पे दर्द होगा तो नहीं पता चलेगा। तो दिल का अटैक भी इन मरीज़ों को आमतौर पर महसूस नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये शुगर की पेशेंट नहीं थी तो इनकी जो बताना है कि कभी इनको सीने में दर्द नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जब सांस इनका चढ़ना शुरू हुआ तो हमने फिर इनकी जो कार्डियोग्राम है वो दोबारा करवाई। तो कहा यह जाता है कि शुगर के मरीज़ और बूढ़े लोग, ख़वातीन, तो ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एटिपिकल सिम्टम आती हैं हार्ट अटैक की। एटिपिकल सिम्टम क्या होती हैं कि किसी को अचानक सांस खराब हो जाएगा, या उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, या सिर्फ तरेलियाँ या स्वेटिंग या पसीने आएंगे, या फिर जो हमारा पेट होता है उसका सेंटर की एक जगह होती है जिसको हम एपिगेस्ट्रिक एरिया कहते हैं, तो वहां पे दर्द शुरू हो जाएगा। इनको हम कहते हैं एटिपिकल सिम्टम। जैसे कोई बुजुर्ग है, अगर वो अचानक ही बहुत कमजोरी महसूस करे तो ये भी दिल के अटैक की एक अलामत होती है। तो जब हमें अब की दफा इनकी एकोकार्डियोग्राफी पे ये चीजें मिली तो अब ये क्या है, अब ये दिल की मरीज हैं। तो जो 2015 की गर्मियां जो थी और 2022 की जो गर्मियां हैं, क्या इनके रवैयों में अब फर्क आएगा? बिल्कुल इनके रवैयों में फर्क आएगा, क्योंकि दिल का जो मरीज होता है, अब जब हमें पता चल गया कि ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ये दिल का मरीज है, तो अब डॉक्टर जो होते हैं उनकी एक कोशिश होती है कि वो खून जो हमारे यानी दिल जब रिलैक्स हुआ था, डायस्टली में गया था, रिलैक्सेशन फेज में था, तो जब खून इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं प्री लोड। तो डॉक्टर की कोशिश होगी कि प्री लोड भी कम जाए
और इसी तरह से जब दिल पंप करता है, जब दिल खून को फेंकता है, सिस्टोली फेज में जाता है, तो खून की नालियों के अंदर जो ब्लड होता है या उसका जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो दिल के मरीजों में हमारी कोशिश होती है कि प्री लोड भी कम हो और आफ्टर लोड भी कम हो। इसलिए इस तरह के मरीजों का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रखा जाता है ताकि आफ्टर लोड कम हो। और इसी तरह से हम डायूरेटिक्स देते हैं, पेशाब आवर दवाइयां देते हैं, ताकि इन मरीजों का वो खून जो दिल में जाके इकट्ठा होगा रिलैक्सेशन फेज में, जिसको मैं प्री लोड कह रहा हूं, तो वो भी कम हो। तो इसलिए पेशाब आवर दवाइयां दी जाती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपका डॉक्टर स्पेशली आपको कहता है कि आपने सुबह को लेनी है या दोपहर को, लेकिन रात को नहीं लेनी। तो समझ जाएं वो जरूर कोई डायूरेटिक होंगी या पेशाब आवर होंगी, छोटा पेशाब ज्यादा आएगा, ताकि रात को प्रॉब्लम ना हो, बार बार उठना ना पड़े। अक्सर ये आप देखते हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड बड़ी मशहूर है, आपकी अक्सर ब्लड प्रेशर की दवाइयों में भी शामिल की जाती है, और दिल के मरीजों को भी ये दी जाती है 12.5 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम की कॉम्बिनेशन में अक्सर हम देते हैं ये। या इसके अलावा भी अकेली भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो डायूरेटिक्स होती हैं। तो अब क्योंकि डायूरेटिक्स का क्या काम है कि वो आपके जिस्म में पानी की कमी को पैदा करेगी, हालांकि साथ साथ हमने बताया होता है सख्ती से मरीजों को कि वो नमक और पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। अब फर्ज करें कि मौसम तब्दील हो गया, गर्मियां आ गई हैं, और गर्मियों से क्या मुराद होता है, ये जो स्टडी हुई है कोई 10 से 15 साल के ऊपर मुहित थी। गर्मियों से मुराद है कि 32 टेम्परेचर को वो कहते हैं कि गर्मी आ गई उनके मुल्क में, जो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब पाकिस्तान में 32 जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 5 से 6 महीने तक रहता है। इस वक्त भी अगर मैं लाहौर की बात करता हूं, यानी पाकिस्तान के जो अक्सर इलाकों में इस वक्त गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें हमारे जिस्म से एक खास काम होता है, जिसको हम कहते हैं इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड, कि जो पानी होता है उसका, देखें जो लोग यूरिन करते हैं, एक आप 4 गिलास पानी के पिए तो आपको, अगर आपके गुर्दे ठीक हैं और अगर आपका दिल भी ठीक है, 4 गिलास आपने पानी के पिए, आपको 2 से 3 दफा फौरी तौर पे आधे घंटे के बाद वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जिस्म है उसको किस जरिए से निकाल रहा है, छोटे पेशाब के जरिए, गुर्दों के जरिए, यूरिन के जरिए। बाज लोगों को खुदा न खास्ता अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो जाए तो उसमें भी पानी निकलता है, बाज लोगों को अगर लूज मोशन हो जाए तो उसमें भी पानी निकलता है। लेकिन जब माहौल का जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री से ज्यादा चला जाता है तो उसके बाद एक लॉस होता है जिसको हम कहते हैं इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, कि जिस्म से पानी का एक ऐसा खराज जो हम नहीं देख रहे होते, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बॉडी जिस्म को कूल रखने के लिए उसका एक थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम है, तो हीट को बाहर निकालती है, तो उस हीट के साथ पानी भी निकलता है, जो बाज़ आपको स्वेटिंग की या पसीने की शक्ल में नजर भी आ जाता है। और बाज़ वो टेम्परेचर क्योंकि बाहर का ज्यादा होता है, आपके जिस्म का अगर कम है तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर लॉस होता है, तो इसको कहते हैं इनसेंसिबल लॉस। तो वो लोग जो दिल के मरीज होते हैं, वो लोग जिनको जो दवाइयां दी जा रही होती हैं उसमें यकीनन कहीं ना कहीं पर डायूरेटिक भी शामिल होती है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी शामिल होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर के साथ ये बात ज़रूर डिस्कस करें कि जो वो दवाइयां ले रहे होते हैं डायूरेटिक्स, अगर वो भी पानी निकालेंगी ज़्यादा, जैसे वो सर्दियों में उनको फ़ायदा दे रही थी चीज़, लेकिन अब इनसेंसिबल लॉस की मौजूदगी में हो सकता है कि डायूरेटिक्स और ब्लड प्रेशर की दवाइयां जो दिल के मरीजों को अक्सर दी जाती हैं, तो मिलके वो इनसेंसिबल लॉस के नतीजे में जो पानी की कमी हुई है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दें। क्योंकि दोस्तों ये जहन में रखें आप कि जो खून जाके गिरता है दिल के अंदर और जिसको फिर पूरे जिस्म में दिल फेंकता है, क्योंकि आपका जो दिल है उसने तो धड़कना है, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें तो आपकी जो अपने आप हार्ट बीट को देखते हैं, आप पल्स को देखते हैं, वो तो काम करेगा। लेकिन फर्ज करें अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है तो फिर वो तेजी से धड़केगा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, क्योंकि पानी के जो इनसेंसिबल लॉस की शक्ल में, और ब्लड प्रेशर भी की दवाई भी आप ले रहे हैं, डायूरेटिक्स भी आप ले रहे हैं, तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाए ज़्यादा। जब वो ज़्यादा ड्रॉप होगा तो उसके नतीजे में पानी कम पहुंचेगा, खून कम पहुंचेगा आपके हार्ट पे, ब्लड प्रेशर उसके नतीजे में, क्योंकि जब कम पहुंचेगा तो वो कम फेंक पाएगा पूरे जिस्म में, और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। जब वो ज़्यादा ड्रॉप होगा तो उसके नतीजे में दिल ज़्यादा धड़केगा ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। जब वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, उसको ऑक्सीजन की जो डिमांड है बढ़ जाएगी,
लेकिन अगर वो दिल का मरीज है, क्योंकि जाहिर है ये जो दिल का मरीज बना है वो कहीं ना कहीं खून की नालियों में क्लॉट पड़ा था, तो वो बना था अक्सर जो केसेस में। अब जब ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो कॉम्प्रोमाइज होगी, जब वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो फिर खुदा ना खास्ता दिल के अटैक की वजह बन सकती है। और इसी तरह से जिस शख्स के अंदर पानी की कमी है और दिल कोशिश कर रहा है किसी तरीके से उसको ब्लड प्रेशर को ऊपर लाने की, तो वो खुद में एक चीज जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ ज्यादा जाने का बाइस बन सकती है। क्योंकि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या एंड डायस्टोलिक फीलिंग प्रेशर जो होता है, तो ये दोनों इस सूरत में कम हो जाएंगे, जिसके नतीजे में फिर मसाइल जन्म लेते हैं। तो गर्मियों में आपने दो काम करने होते हैं। एक तो अपने डॉक्टर से बात करके इस चीज को जहन में सामने ला के कोशिश करें कि जो आपकी दवाइयां हैं वो रीएडजस्ट की जाएं। वो गर्मियों का मौसम जो होता है, क्योंकि दिल के जो अमराज होते हैं या दिल के जो मरीज होते हैं उनकी जो जिंदगियों को खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं। ये स्टडीज ने साबित किया है कि ज्यादा मौत होती हैं। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर के साथ इन बातों को डिस्कस करेंगे, और दूसरा फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उस माहौल में रहें जहां पे दरख्त ज्यादा हो, जहां पे छांव ज्यादा हो। जब दरख्त ज्यादा होंगे, छांव ज्यादा होगी, तो ये जो इनसेंसिबल लॉस होता है पानी का ये कम हो जाता है, क्योंकि जो कूलिंग इफेक्ट आता है दरख्तों की तरफ से, ये कूलेंट के तौर पे वो काम करते हैं। या आप कोशिश करें कि जिस माहौल में अगर आप घर के अंदर भी रहते हैं तो वहां पे कूलिंग हो, वहां पे आपकी जो जिस्म है उसके इर्द गिर्द का जो दर्जा हरारत है उसका बहुत ज्यादा फर्क ना हो। तो इसीलिए ये जो स्टडीज हुई हैं अमेरिका में खासतौर पे ये की गई थी, और मैंने जैसे बताया कि ये काफी सालों के ऊपर मुहित थी, तो वहां पे निचोड़ उन्होंने यही निकाला कि जो दिल के मरीज होते हैं उनको चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी जो अद्वियात होती हैं, जो मेडिसिन वो ले रहे होते हैं, तो वो हमारा जो थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम होता है बॉडी का, जो दिमाग के जरिए कंट्रोल होता है, उसको भी मुतासर करती हैं। तो वो डॉक्टर के साथ जरूर ये बात शेयर करें और रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। हफ्ते में 2 से 3 दफा चेक करें गर्मियों के मौसम में, ताकि जैसे ही ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा नीचे भी जाए तो अपने डॉक्टर से राब्ता करके अपनी वो दवाइयों को एडजस्ट करें। क्योंकि जो दिल के मरीज होते हैं जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, दवाइयों के इस्तेमाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर जो अद्वियात हैं उनकी जो जिसको हम कहते हैं ना ट्यूनिंग करना या पॉलिश करना या उनकी डोजेज को एडजस्ट करना यानी कि माइक्रो लेवल पे, उस लेवल पे कि छोटी छोटी यानी डोज को कम या ज़्यादा किया जाए, तो अगर वो की जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो दिल के मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं कि जो नई स्टडीज आ रही हैं वो बता रही हैं कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो इंप्रूव होती है, जो दिल की पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती है अगर आप बाकी चीज़ों को ठीक रखते हैं। दोस्तों, दिल के बारे में, शुगर या ब्लड प्रेशर और खून की नालियों की जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में जो मुख्तलिफ आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और जो भी वीडियो आपको लगती है कि किसी दूसरे को भी फ़ायदा दे सकती है तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।